सभी को नमस्कार। श्री गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पी.के. शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो कक्षा 12 की कंपलसरी इंग्लिश पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण वीडियो में मैं आपको फ्लेमिंगो बुक के टोटल 8 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हुए आपको पूरी किताब का क्विक रिवीजन करवाऊंगा। इसलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको कुछ भी याद नहीं है। ये वीडियो उनको बहुत अच्छे से पास करवाएगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका रिवाइज करवाएगा और उनको ये बताएगा, एहसास कराएगा कि कौन से चैप्टर्स में से कौन-कौन सी लाइन्स महत्वपूर्ण है। मैंने हर चैप्टर्स में से कुछ महत्वपूर्ण लाइन्सों को कवर करने वाले एक प्रश्न और उनके उत्तर को इसमें संकलित किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आएगा। आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहले आपको फ्लेमिंगो किताब की सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है महत्वपूर्ण उनको कवर अप करवाने वाला हूं। इसके बाद में मैं अगले वीडियो में बिस्टस बुक के सारे क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं और उसके बाद हम बिस्टस बुक के जो एमसीक्यू है उनको कवर करते हुए इस संपूर्ण बुक जो है कंपलसरी इंग्लिश 12th क्लास की उसको कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 में जो द लास्ट लेसन है उसमें से क्वेश्चन लिया है एम हेमल का कैरेक्टर स्केच। जैसा कि आप सबको पता है इस कहानी में एम हेमल और फ्रेंच नाम के दो पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी ये घूमती है। तो चलिए एम हेमल के कैरेक्टर स्केच से इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। देखिए, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि कैरेक्टर स्केच को प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, लेकिन यदि किसी कहानी को उल्लेख हम हमारे प्रश्न के उत्तर में करने वाले हो तो चूंकि कहानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है तो ऐसे उस कहानी के पात्र को हम पास्ट टेंस का जो पूरा मैटर है उस कहानी के पात्र के अनुसार हम उसको पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। ऐसा कहीं कोई बाध्यता नहीं है, बोर्ड में ऐसा कोई रूल नहीं है। यदि आपने पास्ट टेंस पे कैरेक्टर स्केच लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर बोर्ड की कॉपी में प्रश्नों के उत्तर पॉइंट्स में लिखते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। सारा सब कुछ खेल एग्जामिनर की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। बाकी कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर आप सही आंसर लिख रहे हो, शुद्ध उत्तर लिख रहे हो, तो मेरे पास ऐसे बोर्ड क्लासेस के बच्चों की कॉपियां हैं जिन्होंने पॉइंट्स में उत्तर लिखे हैं और उनको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो ये इस प्रकार की घबराहट या अनर्गल बातें दिमाग में नहीं रखे कि पॉइंट्स में लिखने पर नंबर कटते हैं या कैरेक्टर स्केच को पास्ट टेंस में लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एम हेमल का कैरेक्टर स्केच। तो मैं इस लास्ट लेसन वाले चैप्टर में एम हेमल ने जो जो महत्वपूर्ण बातें बताई है उन्हीं को कवर अप करते हुए उसका पूरा कैरेक्टर स्केच आपको बताने वाला हूँ। एम हेमल वॉज ए फ्रेंच टीचर। एम हेमल एक फ्रेंच टीचर थे। देखो, फ्रेंच प्रॉपर नाउन है तो एक तरह से फ्रेंच का एफ कैपिटल आएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ये आर्टिकल टीचर के लिए आया हुआ है इसलिए ये फ्रेंच टीचर्स के साथ में आना पड़ा। तो एम हेमल वाज ए फ्रेंच टीचर। एम हेमल एक फ्रेंच टीचर थे एट अल्सेस। अल्सेस नामक स्थान पर इन फ्रांस, फ्रांस देश में। तो फ्रांस देश में अल्सेस नामक स्थान पर एम हेमल एक फ्रेंच टीचर थे। ही हैड बीन सर्विंग इन दैट स्कूल। वो इन दैट स्कूल, उस स्कूल में हैड बीन सर्विंग सेवा दे रहे थे फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से। और वो उस स्कूल में 40 वर्षों से सेवा दे रहे थे। ही लाइक्ड फिशिंग। वह पसंद करते थे फिशिंग यानी मछली पकड़ना, तो वो मछली पकड़ना पसंद करते थे। अगला इसका जो उत्तर है, इसका पॉइंट है ही गॉट इमोशनल। वो गॉट वन हो गई इमोशनल, भावुक। वो भावुक हो गई व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब बर्लिन से ऑर्डर केम आया, जब बर्लिन से आदेश आया टू टीच जर्मन। जब बर्लिन से जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर आया तो वो इमोशनल हो गई। वो क्या हो गई? इमोशनल हो गई, मतलब वो भावुक हो गई। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, ऑर्डर के अनुसार। प्रश्न आ गया, मान लो ऑर्डर में क्या था, जो जर्मन से ऑर्डर आया था उसमें क्या था, ऐसा प्रश्न आ गया तो उसका आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। जर्मन के ऑर्डर के अनुसार, आदेशानुसार, अर्थात ऑर्डर के अनुसार जर्मन वुड बी टॉट। आदेशानुसार जर्मन वुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, विद्यालय में, ऑफ अल्सेस। अल्सेस के विद्यालय में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा उस आदेश में था। तो उस आदेश के अनुसार जर्मन अल्सेस के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ही कंसिडर्ड दैट, वो ये मानते थे कि वो
कंसिडर्ड मानते थे कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा फ्रेंच है। तो फ्रेंच दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है। ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने सुंदर हरा कोट पहना। फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशम की टोपी पहनी। कौन से दिन? ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लेसन, और उन्होंने अपने पाठ के अंतिम दिन, प्रश्न आया मान लो आपने पाठ के अंतिम दिन एम हेमल ने क्या पहना, तो उन्होंने सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशम की टोपी पहनी, रेशमी टोपी पहनी। ही रोड बाय वे ला फ्रांस, और उन्होंने बाय वे ला फ्रांस शब्द जो है वो लिखा एज लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द के रूप में, इन इज लास्ट लेसन। और उन्होंने अपने लास्ट लेसन में क्या लिखा था अंतिम शब्द के रूप में? ये प्रश्न आ गया तो उत्तर होगा बाय वे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद इसका मतलब है। ही टॉट ग्रामर, उन्होंने क्या क्या पढ़ाया अंतिम लेसन में? तो वो आएगा, उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, राइटिंग लेखन पढ़ाया, एंड हिस्ट्री और इतिहास पढ़ाया इन लास्ट लेसन, अपने आखिरी पाठ में। दस इस प्रकार से ही वाज ए डिवोटेड फ्रेंच टीचर, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक डिवोटेड यानी समर्पित फ्रेंच अध्यापक थे। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि एम हेमल ने पूरे चैप्टर्स में क्या क्या एक्टिविटीज की उसको हमने कैरेक्टर स्केच के माध्यम से समेटने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखिए, वो है फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच। तो देखिए, फ्रेंच कौन था? फ्रेंच वाज द नरेटर, फ्रेंच इस पाठ का वर्णन करता था। एंड ए फ्रेंच स्टूडेंट, और एक फ्रेंच विद्यार्थी भी था। हिज टीचर्स नेम, उसके शिक्षक का नाम वॉज एम हेमल, और उसके शिक्षक का नाम एम हेमल था। ही डिड नॉट हैव इंटरेस्ट, वो रुचि नहीं लेता था इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में, अर्थात वो अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था, रुचि नहीं रखता था। ही सॉ सम चेंजेस, उसने कुछ चेंजेस देखे, कुछ परिवर्तन देखे इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में। ड्यू टू के कारण, द ऑर्डर, ऑर्डर के कारण, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के आदेश के कारण उसने अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन देखे। He saw that, उसने देखा कि there was complete silence, वहां पूर्ण शांति थी इन स्कूल में, अर्थात उसके स्कूल में पूर्ण शांति थी। इस वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस वाक्य में उसका कोई अर्थ ना हो, वो सिर्फ कर्ता के रूप में एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। ऑल स्टूडेंट्स, सारे छात्र, वर लर्निंग, सीख रहे थे, साइलेंटली, चुपचाप, इन हिज क्लास, और सारे छात्र उसकी कक्षा में शांतिपूर्ण रूप से अपने अध्ययन करते सीख रहे थे। He saw a big crowd, उसने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, in front of the bulletin board, और उन्होंने सूचना पट के आगे बहुत बड़ी भीड़ देखी। After knowing the order, आदेश जानने के बाद, from Berlin, बर्लिन से आए आदेश जानने के बाद, he started to love, उसने प्रेम करना शुरू कर दिया, अर्थात वो प्रेम करने लगा his studies, अपनी पढ़ाई से भी, and MML और MML से भी। He reached late, वो देरी से पहुंचा इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड गिवन, क्योंकि एम हेमल ने दिया था, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए दिया था, पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल ने पार्टिसिपल टॉपिक तैयार करने को दिया था उस दिन। एंड ही डिड नॉट, और ही डिड नॉट, और वह डिड नॉट नो, यानी कि वह नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था? ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में। देम किसके लिए आया? पार्टिसिपल्स के लिए। He loved searching for birds eggs, और वो birds eggs, पक्षियों के अंडे, सर्च करना पसंद करता था, खोजना पसंद करता था। ये एम हेमल के और फ्रेंच के बारे में जो भी जुड़ी घटनाएं थी उनको हमने पॉइंट्स के माध्यम से इनके कैरेक्टर स्केच में पढ़ने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र, कुछ अन्य घटनाएं हैं, उनको देखते हैं, वो भी इस पाठ से रिलेटेड है। जैसे कि अगला प्रश्न है, देखिए, हु वॉज वॉक्टर, वॉक्टर कौन था? तो देखिए वॉक्टर कौन था? वॉक्टर वाज ए ब्लैक स्मिथ, इस पाठ में वॉक्टर एक लोहार था। हु वर द विलेज पीपल, गांव के लोग कौन थे जो लास्ट लेसन लेने आए थे? ओल्ड होसर, ओल्ड होसर, बूढ़ा होसर, फॉर्मर मेयर, पूर्व महापौर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर विलेजर्स, और अन्य कई ग्रामीण और विलेज पीपल, वो वहां पे विलेज पीपल थे। तो इस तरह से पहले पार्ट में अगर आपको ये छोटे छोटे चार क्वेश्चंस या चार प्रश्न जो अच्छे से याद हो गए, तो मैं मानता हूँ लास्ट लेसन वाले चैप्टर में आपको प्रश्नों में उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके अच्छे अंक आएंगे। ये क्विक रिवीजन है, मैं ये दावा नहीं करता कि सारे प्रश्न हूबहू यहीं से आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर दावा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे अंक दिलवाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा।
अब हम आप पहुंचे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पर। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, वाई इज फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद फेमस क्यों है? फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। किसके लिए? इसकी कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग, काम करने के हजार्ड्स यानी खतरों का वर्णन करो इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के उद्योग में जो काम करने के खतरे उनका वर्णन करो। तो देखो क्या क्या खतरे हैं। वर्कर्स हैव टू वर्क, श्रमिकों को हैव टू वर्क काम करना पड़ता है इन हाई टेम्परेचर, श्रमिकों को उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, ये उनकी स्वास्थ्य को अफेक्ट यानी प्रभावित करता है बैडली, बुरी तरह, ये उनके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। दे लूज देयर आईज, आई साइट, वे अपनी आई साइट खो देते हैं, नेत्र ज्योति खो देते हैं। विद डस्ट, किससे? डस्ट ऑफ पॉलिश्ड ग्लास बेंगल, पॉलिश किए हुए कांच की जो चूड़ियां हैं उनकी डस्ट, डस्ट से, उनकी धूल से वे अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं। हुआ साहिब, साहिब कौन था? साहिब वाज ए पुअर रैग पिकर, साहिब एक गरीब कचरा बीनने वाला लड़का था। हिज फुल नेम वाज, उसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मच मनी, कितना पैसा इज साहिब पेड, साहिब को दिया जाता है एट द टी स्टॉल। इस कहानी में साहिब को टी स्टॉल पर कितना पैसा दिया जाता है? साहिब इज पेड 800 रुपीज, साहिब को 800 रुपए दिए जाते हैं। एंड ऑल इज मील्स, और दोनों वक्त का भोजन दिया जाता है। इसी पार्ट में अगर साहिब से रिलेटेड कैरेक्टर्स के चर्चा तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, और देखिए, साहिब वाज ए पुअर एग पिकर, साहिब एक गरीब कचरा बीनने वाला था। हिज फुल नेम वाज साहिब आलम, और उसका पूरा नाम साहिब आलम था। हिज नेम मीन्ट, और अगर प्रश्न आ गया साहिब आलम का नाम का क्या मतलब था, तो अपन लिखेंगे हिज नेम मीन्ट द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो उसके नाम का मतलब था ब्रह्मांड का मालिक। यह आप सबको एक छोटा छोटा सा एड भी दे रखा है कि सपोर्टर की एकमात्र विश्वसनीय संस्था जिसमें कक्षा 6 से 12 की इंग्लिश का बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ शानदार अध्ययन करवाया जाता है। और सपोर्टर हम सर्वश्रेष्ठ पूरे संपूर्ण तहसील में इंग्लिश के क्षेत्र में नंबर 1 के संस्थान आपकी अपनी श्री गुरु कृपा क्लासेज है। तो एक बार अपने नौनिहालों को, अपने छोटे भाइयों को एक बार यहाँ अध्ययन करवा के अवश्य देखें। कोचिंग का पता है मेन मार्केट, बापोती का रास्ता, सपोर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके नाम का मतलब था ब्रह्मांड का मालिक। इसके अलावा देखिए, ही लाइक्ड प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेलना पसंद करता था। एट लास्ट, आखिरकार, ही वर्कड एट ए टी स्टॉल, और आखिरकार उसने एक चाय की दुकान पे काम किया। ही वाज पेड, उसको चुन दिए जाते थे 800 रुपीज एट टी स्टॉल, और उसको चाय की दुकान में काम करने के लिए 800 रुपए दिए जाते थे। इसी पार्ट में मुकेश का कैरेक्टर किया जाए, मुकेश नामक व्यक्ति का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुकेश कौन था? मुकेश वाज ए पुअर बॉय, मुकेश एक गरीब लड़का था। और फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद का गरीब लड़का था। ही वांटेड टू बी, वो बनना चाहता था ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन्हीं पॉइंट्स में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मुकेश क्या बनना चाहता था, या किसी भी पॉइंट में कुछ भी, तो आपको सारे पॉइंट याद रखने। ही बिलोंग टू ए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री फैमिली, वो एक कांच की चूड़ियों के उद्योग के परिवार से संबंध रखता था। बिलोंग का मतलब संबंध रखता था। हिज हाउस वाज हाफ बुल्ट, उसका मकान आधा बना हुआ था। ही वाज ए पुअर बेंगल मेकर, और एक गरीब कांच की चूड़ी बनाने वाला था। इसी में अगला प्रश्न है, व्हाट डज बेंगल सिग्निफाई, चूड़ी क्या दर्शाती है? तो बेंगल सिग्निफाई, चूड़ी दर्शाती है एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। या चूड़ी किसका प्रतीक है? चूड़ी क्या दर्शाती है? चूड़ी भारतीय महिला के सुहाग को दर्शाती है। व्हाट डू साहिब एंड मुकेश रिप्रेजेंट, साहिब और मुकेश क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो साहिब और मुकेश इस कहानी में रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लास ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों के एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। दे वांट टू बी, वो बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, फ्री, वे स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्रॉम द क्लचेज, पकड़ से, ऑफ पॉवर्टी, वे गरीबी की पकड़ से, गरीबी की गिरफ्त से दूर होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं बेचारे। और इसलिए दोनों जो है अपना अपने हिसाब से प्रयास करते हैं अपने काम में। इसी में प्रश्न आया फिरोजाबाद वाले यानी मुकेश वाले चैप्टर में से कि चाइल्ड लेबर को क्यों, वाई शुड द चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को क्यों मिटाया जाना चाहिए, एंड हाउ, कैसे मिटाना चाहिए, बाल श्रम को क्यों मिटाया जाना चाहिए, कैसे मिटाया जाना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड,
बाल श्रम को मिटाया जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि ए चाइल्डहुड इज द टाइम, क्योंकि बचपन वो समय होता है ऑफ गेटिंग, पाने का समय होता है, एजुकेशन शिक्षा, क्योंकि बचपन शिक्षा पाने का समय होता है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, और बाल श्रम को मिटाया जा सकता है बाय एनेक्टिंग, लागू करते हुए द स्ट्रिक्ट लॉज, सख्त कानून लागू करते हुए इसको मिटाया जा सकता है। द एनेक्टेड लॉज, इसके अलावा सख्त जो कानून लागू किए गए हैं, तो लागू किए गए कानून शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, उनका सख्ती से पालन भी किया जाए। तो जो कानून लागू किए गए या बनाए गए हैं उनको सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के कंडीशंस का यानी कि रहने के हालातों का वर्णन करो। तो रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो कचरे बीनने वाले थे, लिव इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कच्चे घरों में रहते थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब कच्चे घर। दे हैव रूफ ऑफ टिन, वो टिन की छत रखते हैं, एंड तारपोलिन, और त्रिपाल की छत रखते हैं, ऑन देयर हेड्स, अपने सरों पर। दे लिव इन अटर पॉवर्टी, भी घोर गरीबी में जीते हैं। गार्बेज इज देयर ओनली मीन्स, कचरा उनका एकमात्र साधन है ऑफ लिवलीहुड, आजीविका का। इस प्रकार से ये दो चैप्टर अपने इसमें कवर होते हैं। तीसरा चैप्टर है डीप वाटर, गहरा पानी। देखिए व्हाई वाज द वाईएमसी पूल सेफ, वाईएमसी पूल सुरक्षित क्यों था। वाईएमसी पूल वाज सेफ, वाईएमसी पूल सुरक्षित था क्योंकि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्योंकि 2-3 फीट गहरा था। एट द शैलो एंड, उथले छोर पर, शुरुआती छोर पर मतलब। एंड इट वाज, और ये था, और ये क्या था, 9 फीट डीप, ये 9 फीट गहरा था। एट दी अदर एंड, दूसरे छोर पर। तो यानी कि इसकी ज्यादा गहराई नहीं थी, शुरुआती छोर पर 2-3 फीट गहरा था, अंतिम छोर पर 9 फीट गहरा था, इसलिए वाईएमसीए पुल तैरने के लिए सुरक्षित था। हाउ डिड डगलस, पाठ का जो वर्णन करता है डगलस, जो ऑथर भी है, स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, उसने तैरना कैसे शुरू किया, तैरना सीखना कैसे शुरू किया। डगलस पेडल, डगलस लात मारता था, पैर मारता था, विद हिज वाटर विंग्स, अपने जल पंखों के साथ। ही ट्राई टू इमिटेट, वो नकल करने की कोशिश करता था अदर्स, दूसरों को। ऐसे उसने तैरना सीखने की शुरुआत की। और देखिए अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर कहानी की नैतिक शिक्षा बताइए। तो यही शिक्षा है कि वन शुड नेवर गिव अप, एक व्यक्ति को, वन यानी एक व्यक्ति को, शुड नेवर गिव अप, कभी नहीं हार माननी चाहिए, और कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। गिव अप माने छोड़ना, और माने आशा। तो एक व्यक्ति को भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड कॉन्कर आवर फियर ऑफ डेथ, हमको हमारे मौत के डर पर विजय पानी चाहिए, विजय अवश्य पानी चाहिए, अर्थात हमको मौत के डर से डरना नहीं चाहिए। हाउ डिड द, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, ये जो प्रशिक्षक था उसने कैसे बिल्ड माने निर्मित किया इस स्विमर, एक तैराक, किसमें से, आउट ऑफ डगलस में से। तो प्रशिक्षक ने डगलस में से एक तैराक कैसे तैयार किया, कैसे बनाया। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रोप एंड फुली, इंस्ट्रक्टर ने एक, प्रशिक्षक ने एक रस्सी और एक घिरनी ली, टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने के लिए डगलस को। ट्रेन मान रेल होता है, वो एक नाउन है, ट्रेन मान है प्रशिक्षण देना होता है, ये वर्ब है। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, ये भी एक तरह से जो है ट्रेन का हिस्सा है, इस प्रशिक्षण करने का मतलब। ही हेल्ड द एंड ऑफ द रोप, उसने दूसरा एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी का अंतिम छोर पकड़ा, एंड मेड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करवाई। ही टॉट डगलस, उसने डगलस को सिखाया, टू एक्सहेल, श्वास बाहर निकालना, एंड इनहेल, श्वास अंदर लेना, इन वाटर, पानी में, और उसने पानी के अंदर श्वास किस तरह से इनहेल माना लेते हैं या रोकते हैं उसको सिखाया, और पानी और सांस बाहर निकालना सिखाया। दे रिपीटेड ईच एक्सरसाइज, उन्होंने प्रत्येक एक्सरसाइज को दोहराया, मेनी टाइम्स, कई बार। तो इस प्रकार से उन्होंने इन प्रयासों के माध्यम से एक संपूर्ण तैराक बनाया। अगला हमारा चैप्टर है द रेट ट्रैप। तो देखिए व्हाई डिड द पेडलर कॉल द वर्ल्ड, जो फेरी वाला था, पेडलर था, वो क्यों संसार को कॉल मन पुकारता था, रेट ट्रैप, जुएदानी, फेरी वाला संसार को एक जुएदानी क्यों पुकारता था। द पेडलर कॉल्ड द वर्ल्ड रेट ट्रैप, पेडलर वर्ल्ड को एक रेट ट्रैप पुकारता था क्योंकि एवरी मैन वांट्स, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, टू टेम्प्ट टू ए गुड थिंग, प्रत्येक व्यक्ति टू टेम्प्ट टू ए गुड थिंग, एक अच्छी चीज के प्रति ललचाना चाहता है अपने आप को, लाइक ए रेट, किसके समान, एक चूहे के समान। प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छी चीज के प्रति अपना लगाव एक चूहे के समान दर्शाना चाहता है, अर्थात वो उसको लालच में पड़ा रहता है।
ए रेट कम्स, एक चूहा आता है, इन द ग्रीड, लालच में, ऑफ द वेट, जो पिंजरे के अंदर वस्तु रखी जाती है ना उसको वेट कहा जाता है। तो ललचाने वाली वस्तु के लालच में चूहा आता है एंड इट इज कॉट, और ये फंस जाता है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, मेनी थिंग्स अट्रैक्ट, कई चीजें आकर्षित करती है मैन, कई चीजें चूहे की तरह एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। जैसे चूहा आकर्षित होता है ऐसे व्यक्ति आकर्षित होता है, और आखिरकार वो चूहे की तरह फंस जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव, वो जो जमींदार था कहानी में वो इतना टॉकेटिव, इन बातों नहीं क्यों था, फ्रेंडली मित्रवत क्यों था विद द पेडलर, पेडलर के साथ। द क्रॉप्टर डिड नॉट हैव वाइफ और चिल्ड्रन, एक्चुअली एक तो वो जो क्रॉप्टर था यानी जमींदार था उसकी कोई पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। ही फेल्ट लोनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करता था, इसलिए ही वाज हैप्पी, इसलिए वो खुश होता था, टू फाइंड समवन, किसी को पाकर के, फॉर टॉकिंग, इसलिए वो बात करने के लिए किसी को पाकर के बहुत खुश होता था। अगला प्रश्न देखिए, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रैप सेलर या पेडलर, एक ही बात है। तो देखिए, रेड ट्रैप सेलर या पेडलर का कैरेक्टर स्केच निकालना है, लिखना है तो कैसे लिखेंगे। द रेड ट्रैप सेलर वाज ए टॉल मैन, रेड ट्रैप सेलर एक लंबा व्यक्ति था। हिज चीक्स वर होलो, उसके गाल खोखले थे। ही हैड नो हाउस, उसके कोई घर नहीं था, टू लिव इन, रहने को, सो इसलिए ही वांडर्ड, इसलिए वो भटकता था, इन द टाउन, कस्बे में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए वो पूरे कस्बे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। और क्या करता था, ही कंसीडर्ड, वह मानता था, द वर्ल्ड, संसार को मानता था, ए बिग रेड, और वो संसार को एक बड़ी जुदाई मानता था। ही स्टोल क्रॉप्टर्स 30 क्रोन, और उसने क्रॉप्टर के 30 क्रोन चुरा लिए। आफ्टर स्टीलिंग मनी, और पैसा चुराने के बाद, ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भटक गया। ही वेंट इनटू द फोर्ज, वो एक ढलाई घर में गया, और ढलाई घर में जाने के बाद में, टू सीक शेल्टर, आश्रय पाने के लिए वो ढलाई घर में गया। एट लास्ट, आखिर में, ही चेंज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बदल दिया, ड्यू टू गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार के कारण, ऑफ एडला, और एडला के अच्छे व्यवहार के कारण आखिरकार उसने अपने आप को बदल दिया। अभी एडला कौन है, तो सुनी कैरेक्टर्स के एडला का, एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर, एडला सबसे बड़ी बेटी थी, ऑफ द आयरन मास्टर, चूहेदान, सॉरी, लोहे की फैक्ट्री के मालिक। शी वाज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थी, एंड मॉडेस्ट, और विनम्र थी। शी टुक द रेड ट्रैप सेलर, वो चूहेदानी वाले को ले गई, टू हर होम, अपने घर पर। शी चेंज द पेडलर्स हैबिट, उसने पेडलर की आदत बदल दी, ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की, बाय हर काइंड बिहेवियर, और अपने दयालु व्यवहार से उसने वो जो पेडलर था उसकी चोरी की आदत भी छुड़ा दी। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। इंडिगो वाले 5 चैप्टर में देखते हैं। हु केम टू सी गांधी, गांधी से मिलने कौन आया, राजकुमार शुक्ला, ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण, चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने आया। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन, एक औसतन भारतीय का क्या व्यवहार था, कैसा दृष्टिकोण था, इन स्मॉल लोकेलिटी, छोटे छोटे इलाकों में, टूवर्ड्स एडवोकेट्स, किसके प्रति, एडवोकेट्स, पक्षधरों के प्रति, ऑफ होम रूल, स्वशासन के पक्षधरों के प्रति, छोटे छोटे मोहल्लों में, स्थानों में, एक औसतन भारतीय का कैसा रवैया था, कैसा व्यवहार था। तो यानी कि जो भी देश की आजादी की बात करता उनके लिए छोटे छोटे जो इलाके थे उनमें औसतन भारतीय का क्या दृष्टिकोण था। द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी, उन छोटे मोहल्लों में जो प्रत्येक औसतन भारतीय होता था, वर स्केयर्ड, वो डरता था, ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों से डरता था। दे डिड नॉट शो सिंपैथी, इसलिए वे सहानुभूति नहीं दिखाते थे, टुवर्ड्स, किसके प्रति, द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, इसलिए वो स्वशासन के पक्षधरों के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, रुचि नहीं दिखा लेते थे। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज, चंपारण की घटना ने कैसे बदल दिया, द प्लाइट, दुर्दशा को, ऑफ द पीजेंट, किसानों की दुर्दशा को चंपारण की घटना ने कैसे बदल दिया, बताइए। द चंपारण एपिसोड फ्रीड, चंपारण की घटना ने फ्रीड द पीजेंट्स, किसानों को मुक्ति दिलाई, फ्रॉम द फियर, डर से, ऑफ द ब्रिटिश, चंपारण की घटना ने किसानों को अंग्रेजों के डर से मुक्ति दिलाई, पहली बात। दे लर्नेड, वो सीख गए, टू फेस द ब्रिटिश, और वे लर्न एंड सीख गए, टू फेस द ब्रिटिश, अंग्रेजों को सामना करना। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अबैंडन्ड, उधर ब्रिटिश जमींदारों ने छोड़ दी एस्टेट्स, क्या जागीरें छोड़ दी, ऑफ द पीजेंट्स, और इधर ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों की जागीरें भी छोड़ दी। 8 में से 5 चैप्टर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं छठे चैप्टर की ओर, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं।
व्हाट डू नो अबाउट ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियोज। इसमें एक शब्द मिसिंग हो रहा है, व्हाट डू यू नो। तो इसका आंसर, इसका जो प्रश्न बनेगा एक्चुअली वही बनेगा, व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हो किसके बारे में? जेमिनी स्टूडियो में रहने वाले ऑफिस बॉय के बारे में। दी ऑफिस बॉय डिड मेकअप, ऑफिस बॉय मेकअप किया करता था ऑफ द क्राउड एक्टर्स। हम जानते हैं कि जो भीड़ वाले पात्र थे उनका मेकअप किया करता था ऑफिस बॉय। ही वॉज नॉट ए बॉय, और दरअसल वो एक बॉय नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 40 साल का था। ही ज्वाइन द जेमिनी स्टूडियोज, उसने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था इन द होप ऑफ, की आशा में, किसकी आशा में? बिकमिंग, बनने की आशा में उसने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था। क्या बनने की आशा में? ए स्टार एक्टर, एक स्टार एक्टर बनने की आशा में, एक टॉप स्क्रीन राइटर बनने की आशा में, डायरेक्टर बनने की आशा में, और लिरिक्स राइटर बनने की आशा में उसने जेमिनी स्टूडियो में वो शामिल हुआ। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था? तो मिस्टर एस एस बसंत जो थे वो जेमिनी स्टूडियोज के मालिक थे। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, और ये जो द गॉड दैट फेल्ड इस पार्ट में पुस्तक का नाम आया है, ये किसको दर्शाती है बताइए? द गॉड दैट फेल्ड इज ए बुक, दरअसल ये किताब है। इन दिस बुक, इस किताब में 6 राइटर्स, 6 लेखकों ने, रोट 6 ऐसे, इस किताब में 6 लेखकों ने 6 निबंध लिखे। इन दिस बुक, इस किताब में द राइटर डिस्क्राइब, राइटर्स माने जो लेखक है 6 के 6, वो डिस्क्राइब देयर जर्नी, अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं इनटू कम्युनिज्म, साम्यवाद में उन्होंने जो यात्रा की, अर्थात साम्यवाद जो शब्दावली है उसके अंतर्गत साम्यवाद को जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। और इस पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सुब्बू का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो देखिए, कोटमंगलम सुब्बू वाज ए हाईली टैलेंटेड पर्सन। देखो पहला तो नहीं, पहली तो विशेषता यही है कि कोटमंगलम सुब्बू जो थे अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही हैज ए मल्टी फेसिटेड पर्सनालिटी, वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था एक तरह से। ही वाज द मोस्ट सुटेबल पर्सन, वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता था फॉर फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाने के लिए। ही नोज ए नंबर ऑफ वेज, वो बहुत सारे तरीके जानता है फॉर शूटिंग ए सीन, एक दृश्य को फिल्माने के लिए। फिल्म मेकिंग वाज वेरी इजी फॉर सुब्बू, सुब्बू के लिए फिल्म बनाना बेहद आसान काम था। ही वाज कंसिडर्ड, उसको माना जाता था नंबर 2, दूसरे नंबर पर इन जेमिनी स्टूडियोज, और उसको जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर माना जाता था बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, उसकी प्रतिभा के कारण। सुब्बूज नॉवेल वाज, इधर सुब्बू की जो उपन्यास थी उसने एक उपन्यास लिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था थिल्लान नाम महानंबल। इसी पार्ट में व्हाट वाज पैनकेक आ गया तो क्या लिखेंगे? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। दरअसल पैनकेक मेकअप मटेरियल के एक ब्रांड का नाम है, न कि कोई केक खाने का। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, आप जेमिनी स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हो? द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड ए लॉयर, स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील हुआ करता था, एंड सेवरल राइटर्स, कई लेखक हुआ करते थे, एंड पॉइंट्स का भी हुआ करते थे। इट हैड ए लीगल एडवाइजर, और स्टोरी डिपार्टमेंट क्या रखता था? एक कानूनी सलाहकार भी रखता था। इतना हम जेमिनी स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। और देखो, हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लॉज, इस जो कानूनी सलाहकार था उसने कैसे अपनी जॉब खोई? द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज अलाउड लीगल एडवाइजर, जेमिनी स्टूडियो के बॉस ने लीगल एडवाइजर को जाने की अनुमति दे दी टू प्रोड्यूस ए फिल्म। तो क्या किया? जेमिनी स्टूडियो के बॉस ने लीगल एडवाइजर को एक फिल्म बनाने की अनुमति दे दी। द फिल्म वाज फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप हो गई, खराब हो गई, पिट गई, चली नहीं। द बॉस डिसाइडेड टू क्लोज द स्टोर डिपार्टमेंट, बॉस ने स्टोर डिपार्टमेंट बंद करने का निश्चय किया। दस द लीगल एडवाइजर लॉस्ट हिज जॉब, इस प्रकार से कानूनी सलाहकार ने अपनी जॉब खो दी, क्योंकि ही वाज ए मेंबर ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, क्योंकि वो स्टोर डिपार्टमेंट का मेंबर था, सदस्य था। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया जेमिनी स्टूडियो के मालिक के द्वारा, तो उसके अंदर रहने वाला लीगल एडवाइजर जो था वो भी अपनी नौकरी खो बैठा। शिक्षा 6 पार्ट पूरे हो चुके हैं, 7वें पार्ट को देखिए, फिर अपनी फ्लेमिंगो बुक है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद फ्लेमिंगो को ही पोएट्री के क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखना, व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज, कुछ सकारात्मक व्यूज क्या है, विचार क्या है, किसके बारे में? इंटरव्यू के बारे में। तो देखो सकारात्मक पक्ष क्या है इंटरव्यू का? एन इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक इंटरव्यू सत्य का स्रोत होता है, पहला लाभ। इट इज एन आर्ट, ये कला होती है, इन प्रैक्टिस, व्यवहारिकता में। इट इज द बेस्ट मीडियम, ये सबसे अच्छा माध्यम होता है ऑफ कम्युनिकेशन, और बातचीत करने का सबसे अच्छा माध्यम इंटरव्यू को बताया गया है।
व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, इंटरव्यू पर नकारात्मक विचार क्या क्या रखते लोग वो बताइए। या व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के अवगुण क्या है वो भी बताइए। तो सुनिए, इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, इंटरव्यू दरअसल एक अनवारंटेड मन अनचाहा इंट्रूजन मन दखलंदाजी है इनटू द प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की गोपनीयता में अनावश्यक दखलंदाजी है इंटरव्यू। इट डिमोनाइजेस द पीपल, ये लोगों को छोटा करता है। डिमोनाइजेस का मतलब इट इज क्राइम फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए तो ये अपराध के समान है। इट इज इमोरल फॉर सम पीपल, और कुछ लोगों के लिए ये अनैतिक है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटरेस्टिंग थ्योरी,